मंगल और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित राज धर्म का निर्वाह करने वाले कर्मयोगी हैं और ये अभ्युदय योजना जिसके तहत लाखों शिक्षित युवाओं के सपने साकार होते जा रहे हैं, उनमें से सैकड़ों आपके बीच उपस्थित हैं। ये आपकी अपनी सोच है। इस योजना के जनक हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम चाहते हैं आप सभी एक करतल ध्वनि के साथ सर, आपकी सोच ने इतने युवाओं के सपने साकार किए हैं। समाज कल्याण विभाग आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने मंत्री श्री असीम अरुण जी से कि वो गुलाब की एक कली देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री संजीव कुमार गोंड जी से, जो हमारे राज्य मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं स्वयं अपने मंत्री जो हमारे मुखिया भी हैं विभाग के, उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विभाग के सचिव श्री समीर वर्मा जी, जो माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गोंड जी का स्वागत करेंगे। निदेशक समाज कल्याण श्री पवन कुमार से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य सचिव महोदय को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम श्री राधे श्याम जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो समाज कल्याण आयुक्त श्री हेमंत राव जी का पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत की इस कड़ी में विशेष सचिव श्री रजनीश चंद्र से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो उपाम के महानिदेशक श्री वेंकटेश्वर लू जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गोंड जी से कि वो अपना उद्बोधन यहाँ मंच से करें। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में चलाए जा रहे अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके अभिभावक, परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मंचासीन समाज कल्याण विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार परम आदरणीय असीम अरुण जी, मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव परम आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव परम आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में प्रदेश से हर जिले से आए हुए सभी हमारे अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी हमारे अभिभावकगण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों,
सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हम सब 2017 के पहले देखा करते थे कि इस तरह जो हमारी सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के चलाया जा रहा है प्रत्येक जिले में, आज जो हमारे प्रतिभावान हमारे बच्चे और बच्चियां हर जिले में टॉप करके, चाहे वह आईएएस की तैयारी हो, चाहे पीसीएस की तैयारी हो, चाहे मेंस का हो, टीटी का हो, इस तरह से तमाम अपना जो है कि प्रतिभागी परीक्षाओं में पास करके आज हमारे समाज कल्याण विभाग का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आए हुए सभी प्रदेश के छात्र छात्राओं का और उनके अभिभावकों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारे समाज कल्याण विभाग में जो भी हमारे सबसे निचले पायदान में रहने वाले बच्चे हैं, जो किसी भी प्रकार से कि आर्थिक स्थिति के वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे और किसी प्रतिभाग में वह शामिल नहीं हो पाते थे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 2 वर्षों से इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारे प्रत्येक जिले में इस तरह हमारे जितने भी हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहनें हैं, हमारी ये योजना का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। और निरंतर मैं उन सभी अपने छात्र छात्राओं का मैं उनके भविष्य उज्जवल की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह वह निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी यहाँ मंचासीन अतिथियों का, उपस्थित सभी अपने अभिभावक गणों का, बच्चों आए हुए बच्चे बच्चियों का, पत्रकार मित्रों का, मैं सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व के धनी समाज कल्याण विभाग के मुखिया, तकनीकी ज्ञान और नवाचारों से हमेशा हम सब लोगों को उत्साहित करने वाले हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जो मुखिया हैं हमारे और हमेशा हमारा बहुत ही सकारात्मक मार्गदर्शन करते हैं। आप कृपया अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सुंदर सदन में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी संकल्पना से ये पूरी योजना शुरू हुई, एक बड़े विजन के साथ ये योजना शुरू हुई थी और आज इसका एक अच्छा पड़ाव हम लोग का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको समय दिया आज इस अवसर पे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत आपका धन्यवाद। हमारे सहयोगी मंत्री श्री संजीव गोंड जी, जो जनजाति कल्याण के लिए बहुत मन से काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, केंद्र सरकार से समन्वय कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य सचिव जी श्री DS मिश्रा जी, सर का हम सबको सतत मार्गदर्शन है, मुझको विशेष रूप से मार्गदर्शन है, और हमारे साथी जो सिविल सेवाओं में आए हैं, खासकर जो IAS में आए हैं, श्री DS मिश्रा जी, व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए एक बहुत बड़े मापदंड के रूप में है, एक मानक के रूप में है, और कुर्सी के रूप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां पे हर IAS अफसर जो सेवा में आता है अपने कैडर में पहुंचने के लिए लालायित होता है। आदरणीय हेमंत राव जी, हमारे समाज कल्याण आयुक्त, जो जितने भी हमारे समाज कल्याण से संबंधित विभाग हैं, जिसमें जनजाति कल्याण भी है, पिछड़ा वर्ग कल्याण भी है, माइनॉरिटी भी है, उन सब को समन्वित करते हैं। आपका बहुत स्वागत और आभार। आदरणीय श्री वेंकटेश्वर लू जी, वेंकटेश्वर लू साहब उपाम के यूपी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आप में से बहुत से साथी वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसके डायरेक्टर हैं, और उपाम इस योजना का अभी तक केंद्र बिंदु रहा है और बहुत लगन और मेहनत के साथ उपाम के सभी साथियों ने श्री वेंकटेश्वर लू साहब के नेतृत्व में ये कार्य किया है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि वेंकटेश्वर लू साहब और मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, सिद्धार्थनगर में DM और SP थे,
आपका भी आगमन उस बीच हुआ था और उसके बारे में अलग चर्चा होगी। डॉक्टर हरिओम जी, जिनके नेतृत्व में इस पूरे योजना का बहुत अच्छा संचालन हो रहा है, और रिंकू राही जी, उनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा। रिंकू जी जो इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हमारे प्यारे सफल अभ्यर्थी और उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे भावी प्रतियोगी होने वाले हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये योजना किस तरीके से शुरू हुई ये आप शायद जानते हो, लेकिन एक बार स्मरण कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2019-20 में जब कोरोना की चुनौती आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वयं अनुभव किया कि जो कोचिंग ब्रिक एंड मोर्टार जो ज़मीनी कोचिंग थी वो सारी बंद हो गई और तेज़ी से ऑनलाइन चली गई। और ऑनलाइन कोचिंग का मतलब तुरंत ही कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की उन्होंने फीस निर्धारित कर दी और वो आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया कि जो बच्चे 50,000 रुपये दे पा रहे हैं वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाकी प्रतियोगी पीछे छूट जाएंगे। तो इस योजना का विचार आया कि अभ्युदय के नाम से एक योजना बनी। पहले छोटे रूप में थी, लेकिन बहुत ही जल्दी उसका बड़ा रूप हुआ कि ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, अपने दूसरी जो एप्लीकेशन बनी है डेडिकेटेड, उसके माध्यम से हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं और जो निजी कोचिंग कर रही हैं वही काम हम लोग करके दें, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा करके दें। और ये हुआ भी, क्योंकि जो अभ्युदय के पास शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। अभ्युदय के पास सफल अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी शक्ति है। और इस मौके पे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नौजवान अधिकारियों को विभिन्न सेवाओं के, जिन्होंने क्लास में जाकर के आपको पढ़ाया है, आपके अन्य साथियों को पढ़ाया है, बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियो बनाए हैं, ऐप पे अपना ज्ञान दिया है। और परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं और हो सकता है जिसका चयन ना हुआ हो उसकी जानकारी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन जिसका चयन हो जाता है उसकी वैधता या लेजिटिमेसी एक टीचर के रूप में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी लेजिटिमेसी वाले टीचर हम लोग के पास बड़ी संख्या में हैं, और जिसका ये परिणाम मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा चयन हम लोग का हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो शुरुआत की, आपने जो हम लोग को गाइडेंस दी, उसका परिणाम ये है कि अभी तक की गिनती के अनुसार 24 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस, आईपीएस, अन्य सेवाओं में सिलेक्ट हुए हैं इस बार। ये एक रिकॉर्ड नंबर है। पीसीएस की परीक्षा भी अभी संपन्न हुई। यहाँ ये भी बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और 8 महीने के अंदर उन्होंने परिणाम घोषित किया, प्री से लेकर के अंतिम परिणाम तक। और पिछले 2 परीक्षाओं में 95 ऐसे हमारे साथी हैं, जिनमें से करीब 70 बच्चे मौजूद हैं जो इसमें चयनित हुए। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सफल अभ्यर्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो विचार रखा था, जो आपने बीज बोया था, वो बहुत बड़ा रूप अब ले रहा है और आगे और बढ़ा लेगा। जो बेटियां और बेटे आपके सामने बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के इन होशियार बच्चों का चयन हुआ है, जो यूपीएससी के चयन है वो संभवतः यूपी से बाहर भी नौकरी कर सकते हैं, जो यूपी पीएससी से हैं वो यूपी में ही सेवाएं देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जनशक्ति में, जनबल में बहुत मजबूत है, संख्या से भी और गुण से भी, और ये गुण आज परिलक्षित यहाँ पे हुए हैं। और हमारे बच्चे पूरे देश में राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस भरे हुए हॉल में हम लोग को मिलता है। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी भी होती है, और साथ साथ जो साथी हमारे पीछे बैठे हैं, जो अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो साथी आगे बैठे हैं, और आगे बैठे हुए साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे आपको किसी ने प्रशिक्षित किया है, वीडियो बना करके दिए हैं, अब आपका समय है कि आप इसी प्रकार अभ्युदय में अपना योगदान करें। आपका योगदान होगा तो ये सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना ये है कि जो कोचिंग आधारित सारा सिस्टम हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोचिंग को हम पूरा तो शायद कभी नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है, जो निःशुल्क व्यवस्था है, वो इतनी मजबूत हो जाए कि कोचिंग एक ऑप्शन मात्र रहे। मेन चीज जो सरकार का प्लेटफॉर्म है अभ्युदय, उसको इतना मजबूत करना है कि
जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही, वो सही मायने में अभ्युदय पूरी कर रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, सभी वर्गों के लिए है। यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं है, किसी को टोक नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो बच्चे टैब या फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से टैब दिया जाता है, जिससे कि उनको टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो, वो उसको आगे बढ़ सकें। लेकिन आने वाले समय में हमको आपको मिल करके अभ्युदय को और मजबूत करना है। जो परिणाम अभी मिला है वो बहुत खुशी का है, लेकिन उससे संतुष्ट हम लोग को नहीं होना है, इसको आगे हमें बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप रिंकू राही जी के बारे में जरूर आपको बताना चाहूँगा। जब समाज कल्याण मंत्री के रूप में मेरे पास शुरुआत के महीने में एक फाइल आई, जिसमें रिंकू राही नाम के एक अधिकारी के निलंबन की संस्तुति थी। नाम मेरा पहचाना हुआ था, क्योंकि मेरे साथ अलीगढ़ में रहे थे, तो मैंने कहा ये तो अफसर ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से इसका निलंबन किया जाए। देखा तो वो बहुत ही हल्के से रूप में एक फाइल बनाई गई थी, और खैर उसको मैंने रोका। रिंकू राही जी, रिंकू कहाँ है? एक बार अगर खड़े हो जाएं आप तो बहुत अच्छा होगा। रिंकू नजदीक आ जाइए। सर, मैं रिंकू जी के बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी पहली नियुक्ति समाज कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर के रूप में थी, और आपने एक करोड़ों का घोटाला वहाँ पे पकड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के माफिया आपसे बहुत नाराज हुए, और उन्होंने आपकी हत्या का प्रयास किया। 6 गोलियां आपको लगी, एक सिर में भी गोली लगी सर, लेकिन ये आपके ईश्वर की कृपा सर, और रिंकू की ताकत कि 3-4 महीने के अंदर ये पूरी तरह ठीक हुए। मैं अलीगढ़ में था एसएसपी, तो आप वहाँ की कोचिंग संचालित करना शुरू किए थे, और अब हापुड़ में जो कोचिंग है रिंकू ने संचालित की, ना सिर्फ संचालित की बल्कि आपका स्वयं का भी चयन हुआ है। तो 2 दर्जन बच्चे अभ्युदय से जाएंगे अपने प्रशिक्षक के नेतृत्व में। ऐसा शायद कभी भी कहीं नहीं हुआ होगा। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। रिंकू जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने अपेक्षा की है, हम लोग चाहेंगे, अगर आपका अनुमोदन हो, कि अब जनपद स्तर पे हम कम से कम एक कोचिंग हर जगह स्थापित कर चुके हैं। अगले चरण में, बहुत तेजी भी ना करते हुए, लेकिन अगले चरण में हर तहसील तक हम एक कोचिंग खोलें, जिससे कि बच्चों को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े। ऑनलाइन कोचिंग भी है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट सेंटर या संपर्क केंद्र हैं, और उसके अगले चरण में हम ब्लॉक तक जा सकते हैं। लेकिन अगले वर्ष में हम इस उद्देश्य को लेकर चलना चाहेंगे कि तहसील तक हम बच्चों के लिए व्यवस्था कराएं। और साथ साथ जो 12वीं के बाद की परीक्षाएं हैं, जेईई, नीट, एनडीए, इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसको और विस्तार हम लोग देना चाहते हैं, जिससे कि 12वीं के बाद ही बच्चे अभ्युदय में प्रवेश करें और अपनी उड़ान भर सकें। ऐसी तेजी से आगे काम हो। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा प्रतिभागी भी मौजूद महसूस करते होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग ने लिया है, अभी उसका परीक्षण हो रहा है, और 1-2 महीने में हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन पुनः जो कंटेंट है वो सफल अभ्यर्थियों से, या जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आपके द्वारा दिया जाएगा, और तब अभ्युदय की असली सफलता होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट है, आप भागीदारी भवन में या अन्य किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो अपना योगदान भी कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो अच्छे वीडियो बना सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, आप कुछ पैसा भी थोड़ा सा कमा सकते हैं बिना अपनी पढ़ाई को प्रभावित किए हुए, और साथ साथ योगदान भी एक बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसी तैयारी है। पुनः मुझे बहुत संतुष्टि होती है आपकी इस मेहनत से। तैयारी आपकी है, कोचिंग हमारी ज़रूर है, लेकिन सफलता आपकी है। और पुनः जो बाबा साहब ने कल्पना की थी अवसर की समानता, आज ये अवसर की समानता लोक भवन में मूर्त रूप में दिख रही है। हर वर्ग से, हर समाज से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सफल हुए हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करने वाले हैं। आगे और ये यात्रा तेजी से बढ़ेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम सब इस बात का वादा भी करते हैं कि अभ्युदय योजना जो आपके नाम से शुरू हुई है, बहुत मजबूत करेंगे और अगली ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। मुझे जब इंटरव्यू की कोचिंग की तैयारियां हो रही थी तो रिंकू राही जी ने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि सर कुछ बच्चे हैं जो यूपी के नहीं हैं, बाहर के हैं,
और वो इंटरव्यू की कोचिंग में आना चाहते हैं, तो रिंकू से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय हैं, बड़े दिल के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोचिंग चला रहे हो, कोई दूसरे राज्य का भी अगर 2-4 बच्चे आना चाहते हैं तो ले लो। उन्होंने लिया भी और उनका भी चयन हुआ, तो बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए, चाहे जो भी पढ़ना चाहता है हमारे साथ आ सकता है। और खासकर क्योंकि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो यूपी नहीं, पूरे देश के बच्चे हमारी कोचिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बहुत ही सुंदर योजना का बीज बोने के लिए, इसको लगातार पर्यवेक्षण करने के लिए, सींचने के लिए, और हम लोग पुनः वादा करते हैं कि इसको और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आए हुए सभी साथियों को, अभ्यर्थियों को, विशेषकर उनके परिवार के साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो तो हैं ही सर, 24 और 95 की संख्या है। पिछले 2 वर्षों में ये योजना इस तरह से संचालित हुई कि इतने बच्चे कामयाब हुए, और उसके अलावा ढेर सारी ऐसी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जिसमें भी हमारे 150 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आपके सामने हॉल में उपस्थित हैं। और ये जो हॉल भरा हुआ है, ये सभी जो है वो परीक्षार्थियों से ही भरा हुआ है सर। भागीदारी भवन जो हमारा चलता है उसमें 250 के आसपास बच्चे हैं। आदर्श बालिका जो प्रशिक्षण केंद्र है अलीगंज में, उसमें 125 के आसपास लड़कियां हैं, और वो सब यहाँ उसी सपने के साथ मौजूद हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी भविष्य में कामयाब होंगे। तो जितनी, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये बीज जो सर आपने बोया था उसकी शाखाएँ निकली हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो शाखाएँ निकली हैं इतने ही वृक्ष और बनेंगे भविष्य में। तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो बच्चे आज आपके कर कमलों से सम्मानित होने वाले हैं सर, इसमें आईएएस तो हैं ही हमारे, पीसीएस के बच्चे भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं सर जो जनजातीय विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो हमारे प्रतिष्ठान है उसमें से एक एकलव्य जो स्कूल संचालित हैं, उसमें से भी 2 बच्चे हमने बुलाए हैं जो नीट में चयनित हुए हैं। ये बहुत ही पिछड़े इलाके से, बहुत ही गरीब परिवारों से बच्चे हैं, और इन्होंने इसी कोचिंग का फ़ायदा उठा के वो नीट में चयनित हुए हैं सर। तो वो बच्चे भी आपके सामने अभी आ रहे हैं सर। तो मैं डायस से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए वो हमारी टीम जो है वो एक एक करके मैं नाम बुलाता जाऊँगा। गामिनी सिंगला, गामिनी सिंगला ये पंजाब की रहने वाली हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सभी बच्चे हमारी कोचिंग से प्रभावित होकर, अभ्युदय कोचिंग से हमसे जुड़े, और आज इनको 3rd रैंक लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का 2021, दूसरे नंबर पर कृतिका मिश्रा। कृतिका मिश्रा जो है वो हमारी स्टूडेंट थी, और हमारी सर्च में ये नहीं आई थी, तो इनके पिताजी ने हमको एक मैसेज भेजा कि हमारी बेटी भी अभ्युदय से लाभान्वित हुई है। इसकी 66 रैंक है और हिंदी माध्यम से ये टॉपर है अपने 2022 में आईएएस का। तीसरे नंबर पे मानसी हैं। मानसी की 178वीं रैंक है, ये सोनीपत की हैं, ये दूसरे स्टेट से भी। अगला नाम जो है वो श्रेया सिंह का है। श्रेया सिंह 619 रैंक। फिर एक और कृतिका मिश्रा हैं, कृतिका मिश्रा 401 रैंक, कानपुर की हैं। द्विज गोयल, द्विज गोयल 71 रैंक, मेरठ के रहने वाले हैं। चंद्रकांत बागोरिया उधम सिंह नगर, इनकी 75वीं रैंक है। विश्वजीत सौर्यन 126वीं रैंक, बिजनौर। हिमांशु सामंत 348वीं रैंक, देहरादून के रहने वाले हैं। ईशान अग्रवाल 409 रैंक, गोंडा के रहने वाले हैं। श्री केश कुमार राय 457, गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये सभी यूपीएससी की परीक्षाओं के हमारे अभ्यर्थी हैं जो कामयाब हुए अभ्युदय कोचिंग से लाभान्वित होकर। श्री गौरव कुमार त्रिपाठी 226, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं सर, गौरव कुमार त्रिपाठी।
क्षितिज कुमार, ये उत्तराखंड के हैं, पौड़ी गढ़वाल, इनकी 907 रैंक है। श्री रिंकू राही जी, रिंकू सिंह राही, ये हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं। इनके देख रेख में ही हापुड़ का हमारा कोचिंग संस्थान संचालित होता है। इनके बारे में अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, श्री रिंकू सिंह राही जी। हापुड़ कोचिंग संस्थान से एक और अभ्यर्थी ने कामयाबी हासिल की, नयन गौतम। नयन गौतम की 437वीं रैंक है। इसके बाद मैं कुछ पीसीएस अभ्यर्थियों को बुलाना चाहूंगा। श्री अतुल कुमार सिंह, ये 2021 का जो एग्जाम था पीसीएस का, उसमें एसडीएम बने, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। सल्तनत परवीन, ये एसडीएम हुई 2022 के एग्जाम में, इनकी 6ठी रैंक है ऑल ओवर लिस्ट में। कीर्तिका सिंह हैं, ये डिप्टी एसपी हुई हैं 2022 के एग्जाम में। ये सब आदर्श बालिका जो प्रशिक्षण केंद्र है उसकी लड़कियां हैं, इन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। श्री मनीष कुमार, ये भागीदारी भवन के बच्चे हैं, ये डीपीआरओ हुए हैं। कीर्तिका सिंह, अब जो जनजातीय बच्चे हमारे 2 कामयाब हुए नीट में, अनुपमा और रवि कुमार। सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सर आप आसीन हो सर, एक ग्रुप फोटोग्राफ इन बच्चों के साथ। बैठ जाएं सर, आप सभी लोग बैठ जाएं सर। एक आप सब लोग अपने क्रम से अपनी अपनी कुर्सियों पर पहुंच जाएं। समय अभाव के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हम सभी 200 के आसपास जो यहाँ कामयाब अभ्यर्थी हैं उनका सम्मान नहीं करा पा रहे हैं। समारोह समाप्त होने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी उनको सम्मानित करेंगे, माननीय संजीव कुमार गौड़ जी करेंगे। अब मैं परम आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, समाज कल्याण आयुक्त श्री हेमंत राव जी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम जी, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए
अभ्युदय कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए सभी हमारे अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश के युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उचित मार्गदर्शन के लिए जिस एक कोचिंग संस्थान को हर जनपद में प्रारंभ करने का हमने संकल्प लिया था, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इस संस्थान से परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। मैं यूपीएससी में और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में या अन्य सेवाओं में जिन अभ्यर्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, उनका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और समाज कल्याण विभाग को इस अभिनव योजना को प्रारंभ करने के लिए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जब जानते हैं कि वो अत्यंत कठिन दौर था जब 25 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश की 140 करोड़ आबादी को बचाने के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। और लॉकडाउन के दौरान हमारे सामने दोहरा संकट था। एक तरफ 25 करोड़ की आबादी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना, और दूसरी ओर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनका अचानक उत्तर प्रदेश की तरफ आना। और इसी दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को, जो प्रदेश के बाहर कोटा में, राजस्थान कोटा में, या प्रदेश के अंदर प्रयागराज में या दिल्ली के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था। कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। और मैं जानता था कि कोटा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे टीनेजर्स हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि अफवाह इतनी तेजी के साथ फैल रही थी। उन स्थितियों में निर्णय लेना, मैंने अपने स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला। और अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए, और उनको सुरक्षित मैं वहां से निकाल करके बाहर आ जाऊं। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहां से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की। और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था, उस दौरान 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया। और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे, बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखे। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के
17, 18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था, और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में इस संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है। एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नवचयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहाँ पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं। वे लोग वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जोड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ, वे लोग इसको कर रहे हैं। आईआईटी जेईई से या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहां पे मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। और ये जनपद के अंदर, सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। हर कार्य में कुछ ना कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग तो एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र की स्वयं की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके, वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे एकलव्य विद्यालय हैं, उनसे जुड़े हुए छात्रों का चयन
नीट या IIT जेईई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर उनमें से कुछ छात्रों को भी यहाँ पे सम्मानित किया है। कोई पूछता ही नहीं था, लोग ये मानते थे जैसे कुछ है ही नहीं। सरकार की मंशा साफ थी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समानता के जिस अवसर की बात CSU मरुण जी कह रहे थे, बाबा साहब का सपना साकार होगा कैसे? अगर हम अवसर नहीं देंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस प्रकार का मंच नहीं देंगे, तो कैसे बढ़ेगा? लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित समय के अनुरूप उसको अगर हम सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो अपने आप में यशस्वी होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड कालखंड में जिस अभ्युदय कोचिंग संस्थान को 2021 में बसंत पंचमी के दिन हमने प्रारंभ किया था, वह आज मात्र 2-2.5 वर्ष के अंदर ही अपना परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 वर्ष के अंदर ये परिणाम एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। मुझे इसकी प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसमें हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, फील्ड में तैनात अधिकारियों ने पूरी ऊर्जा के साथ लग करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, जहां पहले से निर्माणाधीन थे उनको दिया होगा, लेकिन शेष जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, इन्हीं को हमने उसका माध्यम बनाया। क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ये संस्थान बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये कोचिंग के लिए इनको देर सायंकाल तक इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें वर्चुअल क्लासेज लगाई जा सकती हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेज के साथ जोड़ा जा सकता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि एक जगह बैठ करके हम सभी 75 जनपदों को ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। कोई अच्छा विशेषज्ञ है, अगर वह लखनऊ में अपनी क्लास ले रहा है, सभी 75 जनपद उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अनेक छात्र, पूरे प्रदेश भर के छात्र उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई UPSC की या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है। कोई क्लास नहीं चलनी है, उसको थोड़ा गाइड करना है, बाकी रास्ता तो अपने आप तय कर लेगा कि उसे कैसे हिमालय की चोटी पे पहुंचना है। और यह उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाई जाने वाली कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। समाज कल्याण विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है कि 2015-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप अज्ञात कारणों से रोक दी गई थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था उस समय। अनुसूचित जाति के छात्रों को, जनजाति के छात्रों को आप छात्रवृत्ति से वंचित कर देंगे। हम लोग आए, फिर एक साथ बजट रिलीज किया और 17-18, 16-17 और 15-16 के सभी बच्चों की स्कॉलरशिप को एक साथ हम लोगों ने यहां से रिलीज किया था। आज समय से वर्ष में 2 बार समाज कल्याण विभाग हर छात्र की स्कॉलरशिप को उसके अकाउंट में 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को, गांधी जी की जयंती के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन, उनके अकाउंट में उस स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य समय से कर देता है। और किसी भी छात्र को परेशानी न हो, इसके लिए अनेक कार्यक्रम इनके माध्यम से संचालित हो रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन साथ साथ अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन गरीब कन्याओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति, मत और मजहब की हो, उन्हें दहेज मुक्त शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन परिवारों को आज एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुकी है और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है।
समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रारंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम इस बात को दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो नाम है उसके अनुरूप कार्य करके परिणाम भी दे रहा है। और इसमें अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीम भी है, अलग अलग विभागों के द्वारा है, संचालित की जा रही है। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहां प्रदेश के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और समय पे दिया जाता है। हर चौथे महीने, तीसरे महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब उसमें कोई कटौती नहीं होती। मुझे याद है इससे पहले क्या होता था, उस समय 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने की एक बार मिलती थी। 1800 रुपये के लिए जब वो व्यक्ति जाता था तो 1800 रुपये में भी लोग कमीशन मांगते थे। यानी एक गरीब को 6 महीने में 1800 रुपया मिल रहा है, उसमें भी लोग कट मांगते थे। लेकिन अब कट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तो पैसा एक क्लिक किया उस गरीब के खाते में, एक साथ 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 12 यानी 3,000 रुपये तिमाही के हिसाब से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं और गरीब उस पैसे को पाकर के अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूपी जैसे राज्य में खाद्यान्न संकट का, यानी खाद्यान्न का घोटाला नहीं मिल पाता था, गरीब का राशन कार्ड ही नहीं बन पाता था। पता लगा कि राशन कार्ड बना के किसी ने अपने घर में बना के रखा हुआ, उसके नाम से राशन लिया जा रहा, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कोरोना जैसे संकट के दौरान किसी को भूखों न सोना पड़े। एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कैसे कार्य होना चाहिए, बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी प्रोपोगंडा के, ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किसी गरीब को मिल जाए, कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। बीमारी असाध्य हो जाए वह अलग विषय है, उपचार हो रहा है, उसके अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, पैसे के अभाव में नहीं तोड़ेगा। सरकार उसके साथ खड़ी है और सरकार मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। 54 लाख गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना पिछले 6 वर्ष के अंदर। कोई सोचता था गरीब के पास भी अपना छत होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम एक गरीब को 1,20,000 रुपये मकान के लिए देते हैं, 12,000 रुपये टॉयलेट के लिए देते हैं, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी लगभग 1.5 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में यह पैसा अकाउंट, उसके सीधे अकाउंट में जाता है। और शहरी क्षेत्र में उन गरीबों को 2.5 लाख रुपए सहायता दी जाती है मकान के लिए, सीधे उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध कराया जाता है। 54 लाख से अधिक गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के साथ जोड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो अब तक इससे कवर नहीं थी, जैसे मुसहर है, बनटांगिया है, बहुत सारे जनजातीय परिवार ऐसे थे जो वंचित रह गए थे। थारू है, चेरो है, कोल है, सहरिया है, अभी इस वर्ष हमने बुक्सा को भी उसके साथ जोड़ा है। इन सभी को हमने कहा भी इनको 100% सिचुएशन की स्थिति में लेके जाइए, इनको हर हाल में मकान मिलना चाहिए, जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, इनके पास शासन की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ इनको प्राप्त होना चाहिए। और अब तो सरकार के स्तर पर यह भी प्रयास हो रहा है कि फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करेंगे और फैमिली आई कार्ड से इस बात को देखेंगे किस परिवार को कौन सी योजना मिल रही है। जो जिस योजना से वंचित होगा मिशन मोड पर उसको उस योजना से लाभान्वित करके एक सम्मानजनक जीवन देने की व्यवस्था लेने की गारंटी सरकार लेगी। और इस प्रकार के कार्यक्रम आज सरकार के स्तर पर संचालित हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए
अभ्युदय कोचिंग, आप जैसे योग्य अधिकारियों को आज कुछ को उत्तर प्रदेश में स्थान मिलेगा, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से आए उनको तो यूपी के अंदर ही कार्य करना है। यूपीएससी से जुड़े हुए जिन अधिकारियों को अभ्युदय कोचिंग से जुड़ने का अवसर मिला है उनमें से बहुत कुछ लोगों को यूपी में मिलेगा, कुछ को अदर स्टेट में मिलेगा, लेकिन जिनको भी मिलेगा वे इन योजनाओं के साथ जुड़ करके अगर कार्य कर पाएंगे तो अभ्युदय की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने लिए तो हमने स्थान बना लिया, लेकिन अगर दूसरों के लिए भी उनके सांसारिक उत्कर्ष में भी योगदान दे सकेंगे तो अभ्युदय की सार्थकता इसी में होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस सार्थक पहल को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको टैबलेट की सुविधा का लाभ भी मिला होगा, लेकिन मेरा अब उनसे आग्रह होगा वे जिस जनपद में तैनात हों, जब जनपद में जाएंगे, फील्ड की ड्यूटी में जाएंगे, अभ्युदय के साथ अपना संबंध जरूर बनाए रखें और वहां पर एक क्लास लेने के लिए वे जरूर जाएं, बताएं, नवोदित अभ्यर्थियों को उसके बारे में मार्गदर्शन जरूर करें, जिससे आने वाले समय में एक चेन विकसित हो सकेगी और फिर इस चेन को हम लोग आगे बढ़ा करके आने वाले समय में फिर तहसील स्तर पर, अभी जनपद स्तर पर इसकी स्ट्रेंथनिंग करना और मजबूत करना, उसको विश्वास का प्रतीक बनाना। यह अभ्युदय कोचिंग एक विश्वास होना चाहिए, जो आएगा उसके साथ चीटिंग नहीं होगी, जो आएगा उस सरकार की ईमानदारी पर, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर, उसकी पारदर्शिता पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं खड़ी करेगा। ये चीजें हमें इसके साथ अवश्य जोड़नी होंगी और अगर हम इसके साथ जोड़ पाएंगे, इसको और मजबूत कर पाएंगे, तो जो लोग अगर कोचिंग संस्थानों को कुछ अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपने आप उखड़ते हुए चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और केवल अभ्युदय से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आएंगे। एक बार फिर से आप सभी सफल प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं इनका और जो लोग अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए हैं इन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। सर, आपके आशीर्वचन का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच के प्रति अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करें, समाज कल्याण विभाग चाहता है कि एक स्मृति चिन्ह अभ्युदय योजना से संबंधित हम आपको विभाग के साथ है, हम सबके साथ है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह से समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाएं संचालित हो रही हैं, गरीबों तक सीधे पहुंच रही हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसमें और सुधार हो, गुणात्मक परिवर्तन हो और ये विभाग जैसा इसका नाम है जन जन तक, परिवार परिवार तक पहुंचे। अभी भी 1 करोड़ परिवारों तक आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर, इसमें लगातार राष्ट्रीय स्तर पे हमें सम्मान मिला है। हम गौरवान्वित हुए हैं सर, आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
मुख्य सचिव महोदय, जो हमेशा ही हम लोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं सर। एक अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी सर, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बनाया था बुक्सा जनजाति पर। वो जब हमने सर को देखने के लिए भेजा तो उसमें कुछ कच्चे घर थे, हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए थे सर, लेकिन मुख्य सचिव महोदय ने उन कच्चे घरों को कहा कि भाई इनको हम लोग अभी तक आवास क्यों नहीं दे पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि ग्राम विकास विभाग ने लगभग 150 ऐसे जो बुक्सा जनजाति के परिवार थे जिनके पास पक्के घर नहीं थे, उसे स्वीकृत किया है सर। तो ये सर आपका मार्गदर्शन, आपका अनुभव जो है वो हम लोग के साथ हमेशा बना रहा सर, समाज के